उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक करके चीजें समझते हैं कि आज हम एनडीए में क्या क्या कवर करेंगे, एनडीए के पॉलिटी में क्या क्या कवर करेंगे। आज का टॉपिक बेसिकली क्या रहने वाला है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जब एनडीए की तैयारी के लिए सोच ही लिए हो तो आप सभी का स्वागत है और आप सभी पूरे मन से एनडीए की तैयारी में लग जाइए, पूरे मन से जुट जाइए। देखिए बच्चों, एनडीए में अगर आप पूरे डिसिप्लिन से, पूरी कंटिन्यूटी से अगर आप तैयारी करते हो तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं, पहली चीज है डिसिप्लिन, दूसरी चीज है कंटिन्यूटी। अगर आप दोनों को साथ लेके चलोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है सफल होने से। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि आज के टॉपिक को हम किस तरीके से स्टडी करेंगे और अब क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से हम आज के टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर हम एनडीए में कोई भी टॉपिक या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो हम उसका सिलेबस ध्यान में रखते हैं। सिलेबस क्या है, एनडीए का क्या सिलेबस है, सबसे जरूरी ये चीजें हमें समझना कि क्या सिलेबस है। एनडीए का सिलेबस अपने रूम में आप सभी लगा लो कि एनडीए में क्या सिलेबस है। सिलेबस के बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, सिलेबस में भी ध्यान रखना है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। दो चीजों पे हमें बहुत फोकस करके चलना है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है वो हमें सिलेबस बता देगा और क्या नहीं पढ़ना वो हमें आजू बाजू के लोग बता देंगे, हमारे चारों तरफ के लोग बताएंगे कि ये पढ़ना है तो समझ जाओ इसका मतलब ये है कि वो नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि हमें सिलेबस को देख के तब हमें अपनी तैयारी को करना है। सिलेबस देखो उसके बाद अपनी तैयारी को करो, किसी का ना सुनो। आपको एनडीए का सिलेबस डाउनलोड करना है, अपने रूम में लगा लो और दिन रात लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो आप, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए एनडीए में। एनडीए 2026 एनडीए सेकंड में आप सभी का सिलेक्शन हो और उस सिलेक्शन के लिए आपको डिसिप्लिन रखना होगा, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि हम एनडीए में, तो पहला ये हो गया कि एनडीए का हमें सिलेबस देखना है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है पीवाईक्यू। दूसरा है पीवाईक्यू। आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़ो एनडीए में, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के जो टॉपिक आप कर रहे हो, पॉलिटी में जैसे एफआर आपने किया, फंडामेंटल राइट आपने किया, कॉन्स्टिट्यूशन आपने किया, डीपीएसपी आपने पढ़ा। अब जब आप ये सभी पढ़ रहे हो तो आप यह देखो कि इनसे जो क्वेश्चन जुड़े हुए आ रहे हैं एनडीए में, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और डिसिप्लिन की गुंजाइश है, आपको और कंटिन्यूटी की गुंजाइश है। तो आप जो है वो और अपने आप को ध्यान में लगाइए, आप डिसिप्लिन रखिए, अपने आप में कंटिन्यूटी बना के रखिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। आपको सबसे जरूरी चीज है कि आप पीवाईक्यू को देखो, आप एनडीए के सिलेबस को देखो, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी बाहर से आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको एनडीए का सिलेबस देखना है, आपको एनडीए का पीवाईक्यू देखना है, दो चीजें देखनी है आपको, और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं कि आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे, और फिर हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम संविधान के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे हम कि संविधान का विकास कैसे हुआ था। बच्चों, हम समझेंगे कि आज का जो संविधान है वो कैसे बना, उसको बनने में क्या टाइम लगा था, उसके बनने में क्या किन लोगों ने अपना रोल निभाया था, किस तरीके से भारतीय संविधान बना था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम विकास पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, किन लोगों ने क्या प्रयास हुए जिसकी वजह से भारतीय संविधान का विकास हुआ। ठीक, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता।
भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा हम समझेंगे भारतीय संविधान में प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसको हम समझेंगे। तो बेसिकली हम 3 टॉपिक को समझेंगे। भारतीय संविधान के विकास, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान का विकास समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान का विकास समझेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था। तो आइए हम अब भारतीय संविधान का विकास समझते हैं कि भारतीय संविधान का विकास हुआ तो हुआ कैसे, कैसे यह विचार आया कि भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान उसको भारत का संविधान बनाया जाए, किस प्रकार का कैसे यह विचार आया। ठीक है, तो ये समझते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ओल्ड मैन थे, जहाँ पे महिलाएं थी, जहाँ पे बच्चे थे, और यहाँ पे जो स्ट्रांग मैन थे मान लीजिए, और यहाँ पे डॉक्टर थे, यहाँ पे कुछ लोग थे, यहाँ पे पढ़े लिखे थे, कुछ भी थे। तो कुल मिला के एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे बड़े थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी, कमजोर वर्ग थे, और वहाँ पे रिसोर्सेस जीने के लिए बहुत ही कम था। यहाँ पे जो रिसोर्स था, यहाँ पे जीने के लिए रिसोर्स था वो बहुत ही लिमिटेड था, रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड था, रिसोर्स यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड था। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी जो कही गई है वो बहुत ही यहाँ पे सटीक बैठ रही थी। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत बहुत ही सही बैठ रही थी। बच्चों ध्यान देना है कि जिसके पास पावर है वो यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे। ये एक एरिया था, यहाँ पे रिसोर्सेज थे, यहाँ पे कुछ संसाधन थे, जो संसाधन थे वो लिमिटेड थे, लिमिटेड संसाधन थे। अब जब लिमिटेड संसाधन है, संसाधन भी लिमिटेड है, भूख भी इन सभी को लगी है, और पावरफुल लोग हैं, कुछ पावरफुल हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ वृद्धजन हैं, कुछ महिलाएं हैं। तो इन सभी में अब कौन सरवाइव करेगा? सरवाइव कौन करेगा? सरवाइव तो वही करेगा जो पावरफुल होगा, सरवाइव तो वही करेगा जो पावरफुल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई नियम नहीं था, शुरुआत जब हुई तो यहाँ पे कोई नियम नहीं था। सरवाइव कौन करेगा? सरवाइव वही करेगा जो पावरफुल है। अब पावरफुल है तो सरवाइव वही करेगा जो पावरफुल है। तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, तो दिक्कत यहाँ पे आई कि कोई कानून नहीं था। अब जो पावरफुल भाई साहब थे वो पावरफुल अपने पावर का यूज करके उस संसाधन का उपयोग कर ले रहे थे, लेकिन इन बेचारों का क्या होता? इन लोगों का बेचारे नहीं, इन लोगों का क्या होता? जो महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्धजन थे, अन्य लोग थे, उनका क्या होता? तो इसी सब से बचने के लिए, इन्हीं चीजों से बचने के लिए भारतीय संविधान को लाने का विचार आया। एक ऐसा नियम भारतीय संविधान को बनाने का विचार आया। इन्हीं सबसे बचने के लिए भारतीय संविधान को बनाने का विचार आया था। ठीक है, तो अब ये बात आ गई कि चलो ठीक है, भारतीय संविधान अब बने, अब कोई एक ऐसा रूल बने, कोई एक ऐसी रूल बुक बने जो बताए इन सभी को कि ये जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको अनलिमिटेड किस प्रकार से किया जाए। ये जो सभी लोग हैं उनका सभी को साथ में लेके, सभी को साथ में किस तरीके से लेके चला जाए। ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, सबका साथ सबका विकास हो। यह महत्वपूर्ण था कि आप जो है वो ये ना करो कि जिसके पास पावर ज्यादा है वो कम पावर वाले को दबा के रखे। ठीक है, तो आपको सबको साथ में लेके चलना है, तो उसके लिए एक रूल होगा, एक नियम होगा, एक कानून होगा। तो इसी के लिए भारतीय संविधान का विकास का आना शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि भारतीय संविधान के विकास में किन किन लोगों ने किस प्रकार से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। ठीक है, अभी तक तो हमने समझा कि भारतीय संविधान को लाने के लिए जो बेसिक था वो क्यों था, भारतीय संविधान को लाया ही क्यों गया था। तो यह अब हमने समझा कि क्योंकि जो पावरफुल थे वो अपनी पावर का यूज करते, और जो कमजोर लोग थे वो तो दब के रह जाते, वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस तरीके से एक्सटेंड होना शुरू हो जाता। तो इसी से बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए भारतीय संविधान को लाया गया था, ताकि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो। ऐसा नहीं है कि जो वृद्धजन है, जो महिलाएं हैं, वो कुछ प्रयास ही ना करें। ये भी तो जरूरी है ना कि भाई
अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो सबका प्रयास भी हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। तो ये पूरा जो है वो थॉट आई भारतीय संविधान में, ये पूरा थॉट आई, तब जाके भारतीय संविधान के विकास के लिए शुरुआत हो गई। एक शुरुआत बनाया गया कि अब भारतीय संविधान को बनाया जाए, एक रूल बुक को बनाया जाए जिससे ये सभी गवर्न करे। ठीक है, तो अब हम क्रम समझते हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान को बनाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए, किन किन लोगों ने प्रयास किया था भारतीय संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं भारतीय संविधान को बनाने के लिए बच्चों, सब जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को जब बनाने के लिए बात आई तो सबसे पहले जो डिमांड किया था कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक ग्रुप को बनाया जाए, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो ये बताए कि संविधान कैसा होगा, भारतीय संविधान कैसा होगा, संविधान की डायरेक्शन कैसी होगी, संविधान का ऑब्जेक्टिव कैसा होगा। तो इन सभी को बनाने के लिए एक ग्रुप को बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। और इस प्रस्ताव को सबसे पहले जो रखने वाले व्यक्ति थे वो एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय सबसे पहले इन्होंने ही भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। अच्छा, ध्यान यह देना कि इन्होंने ऑफिशियली डिमांड नहीं की थी, अनऑफिशियली डिमांड की थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के सामने संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की मांग सबसे पहले जो करने वाले व्यक्ति थे वो एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय ने अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि देखो भाई साहब, अंग्रेज साहब, देखो अंग्रेज, हम चाहते हैं कि हमारा संविधान हो और हमारे संविधान को बनाने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत है जो मिलके यह डिसाइड करें कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत है जो मिलके यह बताएं कि हमारे संविधान की डायरेक्शन कैसी होगी, हमारे संविधान की हम किस दिशा में चलेंगे, हमारे संविधान की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे संविधान का गोल क्या होगा। ये सभी ग्रुप ऑफ पीपल मिलके डिसाइड करें और उसी को बोला गया संविधान सभा। इसी को बोला गया संविधान सभा। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? एम.एन. रॉय ने। बच्चों ध्यान रखना कि अगर प्रश्न यह आए कि सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड किसने की थी अनऑफिशियली, ठीक है, तो आंसर रहेगा एम.एन. रॉय। ठीक है, अब इन्होंने कब किया था, ध्यान यह भी रखना कि यह भी पूछ सकता है एनडीए में कि किस सन में इन्होंने किया था, किस सन में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी अनऑफिशियली। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा बनाने की डिमांड की थी। ठीक है, अब इसके बाद आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी ने भी डिमांड किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था 1935 में। 1935 में इन्होंने भी डिमांड कर दिया कि देखो अंग्रेज, हमें संविधान सभा की जरूरत है। अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि माय डियर अंग्रेज, अब आप यह काम करिए कि संविधान सभा को बनाइए, संविधान सभा को बनाएं। आईएनसी ने जब डिमांड किया 1935 में, 1935 में जब इन्होंने डिमांड कर दिया था, अब फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अभी भी प्रस्ताव को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा अभी भी प्रस्ताव को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। तो 1935 में तो इन्होंने रख दिया अपना। अब बात आई फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने
1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया कि देखो अंग्रेजों मेरी बात सुनो, ध्यान से आप लोग सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए आप लोग। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह डिमांड किया कि देखो अंग्रेजों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें संविधान सभा बनानी है, ठीक है। अंग्रेजों के सामने जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा कि आप जो हो एक काम करो कि संविधान सभा को बनाओ, संविधान सभा बनाओ। पहला इस प्रपोजल में था कि संविधान सभा बनाओ, संविधान सभा। दूसरा था कि इस संविधान सभा में जो भी मेंबर होंगे वो इंडियन होंगे, भारतीय सदस्य होंगे, भारतीय सदस्य, बाहर से कोई नहीं, भारतीय सदस्य होंगे, इंडियन मेंबर होंगे। और तीसरा 3 पॉइंट इसमें बोला गया था। तीसरा बोला गया था कि अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप न हो, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय इंटरफेयर ना हो, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह डिमांड किया अंग्रेजों के सामने बच्चों कि एक काम करो कि यह प्रपोजल मैं रख रहा हूँ, आप जो हो इसको एक्सेप्ट करो, संविधान सभा हमें चाहिए। दूसरी बात, जो संविधान सभा में सदस्य होंगे वो इंडियन होंगे। तीसरी बात, जो इंटरफेयर करते हो ना बार बार, वो आप इंटरफेयर इसमें ना करो, आप नहीं बल्कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेयर करेगी ही नहीं, ठीक है। तो इन तीनों की डिमांड की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अभी तक आपने समझा होगा कि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने कहा अंग्रेजों के सामने प्रपोजल रखा था कि अंग्रेजों देखो ये हमारी डिमांड है, तुम इसको मान लो, ठीक है। पहली डिमांड थी संविधान सभा को लाना, संविधान सभा को बनाना। दूसरी डिमांड थी भारतीय सदस्य हो, संविधान सभा में वो सदस्य हो जो भारतीय हो। तीसरी डिमांड थी इंटरनेशनल इंटरफेरेंस न होनी चाहिए, एक्सटर्नल पावर का इंटरफेयर न हो। तो तीसरी डिमांड यह थी, जवाहरलाल नेहरू ने यह डिमांड किया था, 1938 में डिमांड किया था, अंग्रेजों के सामने इस प्रपोजल को डिमांड किया था। अब अंग्रेजों के सामने जब इस प्रपोजल को डिमांड किया तो 1940 में इस डिमांड को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया था, डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। 1940 में इस डिमांड को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया था। अंग्रेजों ने बस इस डिमांड को कागजी तौर पे एक्सेप्ट किया था। सबसे बड़ी इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये थी बच्चों कि अंग्रेजों ने इस डिमांड को केवल कागजी तौर पे, केवल दिखाने के लिए इसको एक्सेप्ट किया था। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ था, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। अब 1942 में अंग्रेजों ने दोबारा से प्रपोजल दिया, इंडिया के सामने प्रपोजल रखा, भारत के सामने एक प्रपोजल रखा। देखो 1938 में जवाहरलाल नेहरू, 1935, अब हम यहाँ पे देखते हैं 1935 में बच्चों, 1935 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी, अपनी प्रस्ताव रखा बच्चों कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। प्रस्ताव रखा किसके सामने? अंग्रेजों के सामने रखा, अंग्रेजों के सामने प्रपोजल रखा। तो अंग्रेजों के सामने जो प्रपोजल रखा था वो 2 प्रपोजल थे। पहला ये था कि एक तो संविधान सभा चाहिए,
पहला डिमांड था कि संविधान सभा। दूसरी जो डिमांड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे ना वो भारतीय होंगे, विदेशी नहीं होंगे। हमारे लिए हमारे ही लोग कानून बनाएंगे ना, विदेशी काहे वाले बनाएंगे? हमारे लिए हमारे लोग कानून बनाए, विदेशी काहे वाले कानून बनाए, ठीक है। तो ये डिमांड आईएनसी ने किया था कि अब हमारे लिए संविधान बनाने के लिए भारतीय लोग हों, भारतीय के लिए, भारत के लोग भारत के लिए भारत का कानून बनाए, ठीक है। तो ये डिमांड नेहरू जी ने भी किया कि भारत के लोग भारत के लिए भारत का कानून बनाएंगे, ठीक है। तो यही डिमांड 1935 में आईएनसी ने किया, यही डिमांड नेहरू जी ने किया, ठीक है। तो 1940 में अंग्रेजों ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था, अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया इस डिमांड को। लेकिन वही कहते हैं ना, अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया, अंग्रेजों ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। 1940 में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कागजी तौर पे, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं करा रहे थे। केवल कागज में लिखा गया था कि ठीक है आपकी डिमांड को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, संविधान सभा बन जाएगा, ठीक है। 1940 में ये हो गया था। फिर 1942 में एक प्रपोजल आया, 1942 में अंग्रेजों ने भारत के सामने एक प्रपोजल रखा कि आप अगर वर्ल्ड वार चल रहा है, अगर आप हमारी सहायता करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी छल था, यहाँ पे भी अंग्रेज चाहते थे कि जो सीनियर पोजीशन है वहाँ पे अभी भी जो होल्डिंग है हमारी ना, जो डोमिनेंस है इंडिया में वो बना रहे, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी पावर हैं, जो अलग अलग पद हैं, जो बिग बॉस का जो पद है वो हमारे पास रहे, और जूनियर वाला जो पद है वो इंडिया को किसी तरीके से देखिए टरका दे, बहला दे। इस तरीके से 1942 में ये प्रपोजल दिया गया। 1942 में एक प्रपोजल दिया गया जिसको भारत के प्रतिनिधि या स्वतंत्रता सेनानी ने या संविधान सभा के सदस्यों ने, भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने, संविधान सभा के सदस्य ने प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी बच्चों, इसमें ब्रिटिश के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, आईएनसी ने भी रिजेक्ट कर दिया था। तो कुल मिला के भारत ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, भारत ने इस प्रस्ताव को एकदम नकार दिया कि नहीं, हम इस प्रपोजल को मानेंगे ही नहीं। और इस प्रपोजल के फेल होते ही, इस प्रपोजल का फेलियर हुआ, इस प्रपोजल का प्रस्ताव का फेलियर हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, एक तरफ ब्रिटेन वर्ल्ड वार लड़ रहा था, वर्ल्ड वार में बिजी था, दूसरे साइड में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। ब्रिटेन की हालत बहुत ही खराब थी, ब्रिटेन को यह समझ में आ गया था कि अब जल्दी से जल्दी हमको सत्ता का ट्रांसफर कर देना होगा, ताकि जिससे हमें थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सा जो वो मन को शांति मिले। ब्रिटेन को मन की शांति मिल नहीं रही थी, ब्रिटेन को उधर से एक साइड से कोई और जो घसीट रहा था, दूसरे साइड से भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो ब्रिटेन को शांति नहीं मिल रही थी। ब्रिटेन ने परेशान हो गया था कि अब करें तो करें, क्या करें। तो ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन लाया 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और इसी के तहत
संविधान सभा का इलेक्शन हुआ। ये सभी मान गए थे 1946 में ग्राउंड लेवल पे वर्क शुरू हो गया। ग्राउंड लेवल पे अब वर्क शुरू करा दिया इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन हुआ। कैबिनेट मिशन कौन लेके आया? अंग्रेज लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि सत्ता का ट्रांसफर करना था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया? तो भारत के लोगों ने किया। जाहिर सी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लोग ही करेंगे। अब भारत के लोगों ने जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब जो है वो सत्ता का ट्रांसफर करना ही होगा। अब अधिक लालच अगर करेंगे तो फिर जो है वो सरवाइव करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा दिन तक हम टिक नहीं पाएंगे। अंग्रेजों को समझ में आ गई थी ये चीजें। तो फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, उसमें इलेक्शन कराया गया। संविधान सभा में इलेक्शन, संविधान सभा में बच्चों इलेक्शन हुआ। ठीक बच्चों, कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में संविधान सभा में इलेक्शन हुआ। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि देखो बच्चों, कैबिनेट मिशन आया तो क्यों आया, उद्देश्य क्या था उसके पीछे? संविधान सभा को ग्राउंड लेवल पे लाया जाए। ग्राउंड लेवल पे लाया जाए का मतलब क्या? संविधान सभा को बनाया जाए जिसकी वजह से भारत का संविधान बनाया जाए। ठीक है बच्चों, तो संविधान सभा का जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग शुरू हो गया। संविधान सभा का इलेक्शन हुआ। संविधान सभा के इलेक्शन हुआ तो प्रश्न ये आ सकता है कि संविधान जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के तहत प्रश्न में जो वो, जैसे मान लो कि 1946 है, कैबिनेट मिशन कब आया? प्रश्न ये आ सकता है एनडीए एग्जाम में कि जो कैबिनेट मिशन था वो किस सन में आया था। ठीक है, तो 1946 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा को ग्राउंड लेवल पे वर्क कराना। ठीक है, संविधान सभा में इलेक्शन हुआ, इसके तहत संविधान सभा का इलेक्शन शुरू हो गया था। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि ठीक है, अब तक तो हमने समझ लिया कि संविधान सभा को लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि भारतीय संविधान का विकास करना था, भारतीय संविधान को डेवलप को, भारतीय संविधान को बनाना था। ठीक है, तो क्या एकमात्र यही उद्देश्य था संविधान सभा का? जो संविधान सभा बनाई गई थी तो संविधान सभा का क्या मात्र एक ही उद्देश्य था कि वो भारतीय संविधान का विकास करे? और उस बीच में भारत की शासन व्यवस्था को कौन चलाता? तो बच्चों, जो संविधान सभा था ना, संविधान सभा का जो काम था वो दो काम था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था वो दो काम था। एक तो जैसा कि आप सभी जानते, अभी हमने पढ़ा है कि संविधान को बनाना पहला काम था संविधान को बनाना। दूसरा जो काम था, जब तक भारत का संविधान बन के तैयार ना हो जाए तब तक भारत की शासन व्यवस्था को चलाना, इसी को इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, इसी को अंतरिम सरकार कहते हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था को चलाना, यही इंटरिम गवर्नमेंट बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी और इसने उस टाइम पे देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखा। ठीक है, तो दो काम थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के दो काम थे। पहला काम जो था वो था संविधान को फॉर्म करना, संविधान को बनाना। दूसरा काम था कि जब तक भारतीय संविधान बन के तैयार ना हो जाए तब तक देश की भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाना किस तरीके से चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तय करेगी। ठीक है, तो दो काम थे। अब बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब तक हमने समझा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शुरुआत में जो सदस्य संख्या थी वो 389 थी। 389 शुरुआत में आप लोग नोट कर लीजिएगा। शुरुआत में जो सदस्य संख्या थी वो 389 थी। और फिर जब मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड रखी, उसे एक अलग देश चाहिए। मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो गया। तो मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो थी 299। 299 संविधान सभा की सदस्य संख्या थी। ठीक है, जब मुस्लिम लीग था तो संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी। जब मुस्लिम लीग संविधान सभा से निकल गया तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो 299 थी बच्चों। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये कुछ आ भी जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, तो 389 थी। अब मान लो कि संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 थी, तो ये 299 कब हुई, जब मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हुआ। तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हुआ तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, तो 299 थी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जैसे मान लो कि संविधान सभा है, संविधान सभा को हमने बनाया, संविधान सभा बन गया, संविधान सभा का उद्देश्य भी हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि अब हम थोड़ा सा जो है वो फैक्ट पे ध्यान देते हैं कि संविधान सभा में 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। संविधान सभा में बच्चों 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक है चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। एक है चेयरमैन, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट। कौन थे बच्चों, ध्यान यह रखना है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेयरमैन कौन थे। अच्छा, चेयरमैन भी 2 टाइप के थे यहाँ पे इस टाइम पे, एक टेम्परेरी थे और एक परमानेंट थे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि टेम्परेरी वाले कौन थे और परमानेंट कौन थे। परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे। इन सभी तीनों चीजों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो चेयरमैन को ध्यान रखना है, वाइस प्रेसिडेंट को ध्यान में रखना है और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आइए समझते हैं कि संविधान सभा तो बन गई थी, संविधान सभा के सदस्य भी थे। अब उसी सदस्यों में उसी संविधान सभा में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, नेहरू जी भी थे। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे जो चेयरमैन थे, परमानेंट जो चेयरमैन थे वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब फोकस यहाँ पे हम लोग को ये करना है कि जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में डिस्कस होगा, वार्तालाप होगा, बात को रखा जाएगा, अपनी अपनी बातों को रखा जाएगा। तो नेहरू जी ने एक प्रपोजल रखा जिसको उसको बोला गया ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, कि देश की जो संविधान व्यवस्था है वो किस तरीके से चलेगी। तो उसको रखा गया, उसका नाम रखा गया कि ऑब्जेक्टिव प्रपोजल रखा गया, कि जो संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। एक प्रपोजल रखा, उसको ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कहा गया। संविधान सभा देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव रखा नेहरू जी ने, उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला गया। अब ऑब्जेक्टिव रखा तो उसको ऑब्जेक्टिव बोला गया। रिजोल्यूशन का मतलब कि उन्होंने एक प्रपोजल रखा था तो उसको प्रपोजल को रिजोल्यूशन बोल दिया गया। ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोल दिया गया है। और आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रियम्बल लिखा हुआ रहता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नहीं लिखा रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही प्रियम्बल है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बच्चों जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946
ये डेट आप याद रखिएगा कि जो संविधान सभा थी उसमें अपने विचारों को, अपने प्रपोजल को नेहरू जी ने रखा था संविधान सभा में 13 दिसंबर को 1946 को, जिसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, 13 दिसंबर को नेहरू जी ने रखा था यह। जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इन्होंने एक प्रपोजल रखा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, देश के संविधान का किस तरीके से दिशा होगी। और फिर 22 जनवरी 1947 को इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 को इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इसी प्रपोजल को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला गया और इसी का नाम पड़ा प्रियम्बल। ठीक है, तो आने वाली क्लास में हम समझेंगे कि प्रियम्बल क्या था। प्रियम्बल में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे संप्रभुता है, संप्रभुता को समझना है, रिपब्लिक को समझना है, समाजवाद को समझना है, तो न्याय को समझना है। तो इन सभी शब्दों को हमें समझना है कि क्या है वो चीजें। ठीक है, तो हम आने वाली क्लास में समझेंगे कि सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, कोई देश सोवरेन है कि नहीं, संप्रभु है कि नहीं है, वो हम कैसे समझेंगे, क्या पैरामीटर होते हैं। तो इसको हम आने वाली क्लास में हम समझेंगे कि संप्रभुता क्या होती है, पंथनिरपेक्षता क्या होती है, गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, ये सभी हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने जो समझा, अभी तक हमने समझ लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सदस्य संख्या क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो एक चेयरमैन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेयरमैन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूरी तैयारी करके जाना है आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से तैयारी करिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विकास कैसे हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विकास कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उद्देश्य क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एलिमेंट कौन कौन से थे, किन किन लोगों ने प्रयास किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जा सके। ठीक है, और फिर हमने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छा कुछ कमेटियां भी बनाई गई थी। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ कमेटियां बनाई गई थी, और जो कमेटियां थी वो 8 कमेटियां जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो 8 कमेटियां थी। 8 कमेटी थी, मेजर कमेटी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बच्चों देखो, इनको 2 टाइप से हम डिवाइड करेंगे कमेटियां। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कमेटियां थी उनको दो प्रकार की कमेटियां थी, 2 प्रकार की कमेटियां थी। एक थी मेजर कमेटी और एक थी माइनर। ये थी 22 कमेटियां थी और इसमें 8 कमेटियां थी। ठीक है, मेजर कमेटियां जो थी वो 8 कमेटियां थी और जो माइनर कमेटियां थी वो 22 कमेटियां थी। ठीक है, इन सभी ने संविधान सभा को सलाह दिया कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से देश के संविधान को फॉर्म करना है। ठीक है, ये सब समितियां संविधान सभा में ही बनाई गई थी। संविधान सभा की ये सब पार्ट थी। ठीक है, संविधान सभा में ये सब पार्ट थी। 8 मेजर कमेटियां में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, एक जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें जो एक कमेटी थी जो इम्पोर्टेंट थी, हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। आपको ध्यान रखना है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी।
ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो अब आज जो ये टॉपिक था संविधान सभा का विकास, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम ये समझते हैं कि जो संविधान था वो क्या था। ठीक है बच्चों, संविधान के बारे में अब हम समझते हैं कि संविधान था क्या। ऐसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था संविधान के बारे में कि संविधान को बनाया क्यों गया था। तो अब हम समझते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कि संविधान क्या था, संविधान की डेफिनेशन किस तरीके से हम दे सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि संविधान क्या। आपसे कोई पूछे कि संविधान क्या, संविधान क्या, प्रश्न अगर आए कि संविधान क्या है, आपको अगर उसका डेफिनेशन बताना है कि संविधान क्या, सबसे पहले हम संविधान को समझते हैं। संविधान को समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ये लोग थे यहाँ पे छोटे बड़े बूढ़े महिलाएं ये सभी थे। ठीक है, और रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड था, यहाँ पे रिसोर्सेज जो था वो लिमिटेड था, रिसोर्सेज लिमिटेड था और कोई नियम नहीं था। तो जो पावरफुल होगा वही सरवाइव करेगा, जो पावरफुल नहीं होगा, जो कमजोर होंगे वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो इन सभी को सही तरीके से सुचारू तरीके से चलाने के लिए एक किसी नियम की जरूरत थी जिनको सभी माने। और जब इस तरीके का कोई नियम आएगा तो सभी मानेंगे, तो सभी का जो कल्याण होगा। और इसी नियम को, इन्हीं नियमों का संग्रह ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो संविधान क्या है, संविधान उन नियमों का संग्रह है जो देश की शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करता है, तो जो देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। तो संविधान क्या है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जो देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, जो देश की शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं, देश की शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। अब ये वो नियम है जो ये बताते हैं कि देश के लोगों की डायरेक्शन क्या होगी, देश के जो लोग हैं वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में चलेंगे, देश की सरकार है वो किस डायरेक्शन में चलेगी। यह पूरा जो है वो संविधान का मतलब ये है कि उन प्रावधानों का संग्रह है जो देश की शासन व्यवस्था को चलाता है, जो देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। ठीक है, संविधान, अब आप समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। संविधान है देश की शासन व्यवस्था को चलाना, उन प्रावधानों का संग्रह है जो देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। ठीक है, तो अब हमसे ये समझते हैं कि ठीक है, संविधान तो बन गया, रूल तो बन गया, अब इसको मान लो लिख दिया गया कि आपको फंडामेंटल राइट, इसमें लिख दिया गया कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है, इसमें लिख दिया गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, बोलने और अभिव्यक्ति करने की आज़ादी, ये लिख दिया गया। ठीक है, अब इसको ग्राउंड लेवल पे अगर इम्प्लाई करना है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऑर्गन तो होगा,
कोई ऑर्गन होगा जो इसके लिए लॉ बनाएगा, कोई ऐसी ऑर्गन जो इन प्रावधानों के लिए लॉ बनाएगी, कोई एक ऑर्गन जो इन लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऐसी संस्था जो यह चेक करेगी कि ये जो लॉ बना है, जो ये इम्प्लीमेंट हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, संविधान सम्मत है कि नहीं है। तो उसके लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, तो उसके लिए जुडिशरी आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऑर्गन को क्रिएट किया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया, टीपीएसपी में लिखा गया कि पंचायत होनी चाहिए, तो इसके लिए लॉ बनेगा, लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जब इम्प्लीमेंट किया गया है, लॉ बना, लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, तो चेक भी होगा कि सही बना है कि नहीं बना है, गलत तो नहीं बना दिया गया है, तो इसके लिए जुडिशरी भी होगी। तो जब लॉ बना है तो लॉ को बनाने के लिए एक कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगी ना। तो लॉ को बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो पहला जो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो क्रिएट किया बॉडी, वो थी लेजिस्लेचर। दूसरी पहली बॉडी यह थी लेजिस्लेचर, दूसरी बॉडी थी एग्जेक्टिव, तीसरी बॉडी थी जुडिशरी। इन तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया। इन तीनों को जब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया, तो संविधान ने जब इनको क्रिएट किया था, तो संविधान ने इन तीनों से यह बोला कि देखो, क्रिएट तो हो गए हो, लेकिन तुम लोगों का जो काम है ना, वो अलग अलग है। ये नहीं कि तुम लोग जो है वो एक दूसरे के काम में जो इंटरफेयर करने लगो। आप लोगों का काम जो है वो अलग अलग है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है इसको चेक करना, लॉ जो बना है, इम्प्लीमेंट हुआ है, उसको चेक करना कि सही है कि नहीं है, संविधान सम्मत है कि नहीं है। अगर संविधान सम्मत है तो ठीक है, उस लॉ को आगे बढ़ने दो, उस लॉ को सर्वाइव करने दो। अगर लॉ संविधान सम्मत नहीं है तो उस लॉ को किल कर दो, स्क्रैप कर दो, उस लॉ को स्क्रैप कर दो। ठीक है, लॉ को स्क्रैप कर दो, क्योंकि लॉ का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब फिर ये आया कि नहीं, ऐसा तो हो भी सकता है ना कि अगर मान लो कि हमने जो काम दिया है, लॉ लेजिस्लेचर को काम दिया, एग्जीक्यूटिव को काम दिया, जुडिशरी को काम दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कहीं पे कोई निर्धारित नियम ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लेजिस्लेचर काम है वो एग्जीक्यूटिव करने लगे, जो एग्जीक्यूटिव का काम है जुडिशरी करने लगे, अपने सीमा से बाहर जाके दूसरे क्षेत्र में काम करने लगे, दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप अपनी सीमा से बाहर जाके दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करने लगो। तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर आया कि सेपरेशन ऑफ पावर आया, सेपरेशन ऑफ पावर आया, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें क्लियर लिखा गया कि जो लेजिस्लेचर का काम है, जो एग्जीक्यूटिव का काम है, जो जुडिशरी का काम है, वो अपना अपना काम करें, किसी के मामले में किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर है। फिर चेक्स एंड बैलेंस आया। चेक्स एंड बैलेंस आया कि अगर मान लो कि कोई भी एक ऑर्गन है जो कुछ ऐसा कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो कर रही है वो संविधान सम्मत नहीं है, तो उसके लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो वो, जैसे मान लो लेजिस्लेचर कुछ ऐसा कर रही है जो उसके क्षेत्र में नहीं है, तो उसको चेक कौन करेगा? जुडिशरी चेक करेगी। जुडिशरी कुछ कर रही है, कुछ ऐसा करेगी जो उसके क्षेत्र में ना हो, तो उसको चेक लेजिस्लेचर करेगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रावधान किए गए कि ताकि संविधान में सारी चीजें अच्छे तरीके से चल सके। इसीलिए चेक्स एंड बैलेंस आया, सेपरेशन ऑफ पावर आया, और फिर इनको लेजिस्लेचर को पावर दी गई कि आपको ये करना है। ठीक है,